बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। 17 मई की रात का अपडेट देने के लिए तेहरान से आपके साथ हाजिर हूं। कल इसराइल के अंदर एक धमाका हुआ बड़ा। आज यूएई के अंदर 3 ड्रोन्स के थ्रू अटैक हुआ। कहां से ड्रोन्स आए, कैसे आए, बात करेंगे बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट की और लेबनान की कोस्टल रीजन के ऊपर फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली की कश्तियां जो है वो स्पॉट हो चुकी हैं। वहां पे वो क्या कर रही हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। कार्गो मूवमेंट्स जो है वो वापस हो रही हैं यूएस की, ये भी नजर आ रहा है। और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त तेहरान में हैं, उन्होंने मुलाकात की है डॉक्टर कालीबाफ से। क्या चल रहा है एग्जैक्टली नेगोशिएशंस के आगे फेज में। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इट वाज द काम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब तूफान आने से पहले, ट्रंप ने ट्वीट किया है कि तूफान आने से पहले जो खामोशी थी ये वो चीज थी और अब जो है वो तूफान आने वाला है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहा है चाइना से वापस आने के बाद। अगर आपको खबरों के साथ अपडेटेड रहना है तो मेरा एक व्हाट्सएप का चैनल है, वहां पे आपको रेडिली न्यूज मिलती रहेगी। उसको म्यूट करके ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपको रात को भी आएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इसराइल के अंदर धमाका हुआ यूएई पे, उसके बाद बात करेंगे। इसराइल के अंदर जो धमाका हुआ है वो एक फैसिलिटी में हुआ है, स्टॉड मीचा एयरबेस के पास बेचमेश में जो इलाका है उसके अंदर एक फैसिलिटी है। अब फैसिलिटी क्या, उन्होंने टेस्टिंग ग्राउंड नाम दिया हुआ इसका। तोमार एक कंपनी है इसराइल की, स्टेट ओन्ड कंपनी, जो कि स्पेशलाइज करती है रॉकेट प्रोपल्जन में। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है रॉकेट से रिलेटेड, ये एरो 3 के जो सिस्टम्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, मिसाइल जो आ रही होती है ना ईरान की फॉर एग्जाम्पल, उन मिसाइलों को रोकने के लिए जो मिसाइलें जाती हैं उनको इंटरसेप्टर कहा जाता है। उन इंटरसेप्टर्स के ऊपर, उन सिस्टम्स के ऊपर और बॉम्ब से रिलेटेड उनके ऊपर भी वो काम करते हैं। ये जो एरिया है उसके अंदर रात को जो है वो एक धमाका हुआ। इतना बड़ा धमाका था कि उसके ऊपर एक मशरूम क्लाउड टाइप की जो चीज़ थी वो नज़र आ रही थी और पहले से नहीं बताया हुआ था कि ऐसी कोई टेस्ट होने वाली है। बाद में जाके बताती है ये कंपनी टोमार, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि जी ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था, कंट्रोल्ड जो है वो एक्सप्लोजन थी, तो इस वजह से जो है वो हमने धमाका किया रात को। भाई रात को क्यों किया, पहली बात तो ये है, साबात वाली रात को। और सारी बात यह है कि आपने किसी को बताया क्यों नहीं अवाम में। जब जंग का माहौल है, धमाका देखेंगे लोग तो परेशान होंगे। ये इलाका जो है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसी इलाके में एक बेस भी है इसराइल का, बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टॉड मीचा एयरबेस। बड़ा इंपॉर्टेंट एयरबेस है, बड़ा सीक्रेटिव एयरबेस है इसराइल का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिटेल्स हमें सामने नजर नहीं आती कि इसके अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि कोई एयर स्ट्रिप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके अंदर बंकर्स बने हुए हैं और फोर्टिफिकेशंस बनी हुई हैं। कहा जाता है एनालिस्ट के थ्रू और इदारों के थ्रू, सिप्री जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, ये इन जैसे इदारे सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे 25 से 50 न्यूक्लियर केपेबल लॉन्चर्स हो सकते हैं स्टॉड मीचा की एयरबेस के ऊपर। मतलब ये फैसिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो इसराइल कबूल नहीं करता जबकि, लेकिन हो सकता है कि इस बेस के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर्ड हों, क्योंकि कहा जाता है कि न्यूक्लियर केपेबल जेरिको मिसाइल्स जो हैं वो वहां पे स्टोर्ड हैं। और ये धमाका जो तोमार की टेस्टिंग ग्राउंड के ऊपर हुआ, उसका रिलेशनशिप आप सोच सकते हैं कि शायद उससे कहीं ना कहीं, न्यूक्लियर तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा होगा। तो फिर ये सवाल उठे कि इमरजेंसी सर्विसेज, कुछ लोग कह रहे थे कि गई हैं, बहरहाल उसके ऊपर डिनाइल आ गया। इजरायली न्यूज़ ने जो है वो डिनाई किया कि नहीं इमरजेंसी सर्विसेज को पहले से पता था। नज़र ये आ रहा है कि ये एक्सप्लोजन कोई कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन नहीं था, ना ही ये कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी थी इसराइल की तरफ से, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कोई रिसर्च चल रही होगी, टेस्टिंग चल रही होगी जो कि बैकफायर हो गई। और कहा यह जा रहा है कि अगर एरो 3 वहाँ पे इफेक्ट होता है या कोई बैटरी अगर फटी है या डैमेज हुआ है बैटरीज को या सिस्टम्स को, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है इसराइल के लिए, क्योंकि स्टॉक पाइल्स का ऑलरेडी मसला जो है उनका चल रहा है और डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी उनका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था जंग की पहली वेव के अंदर। तो इसराइल का तो ये मामला हुआ है। यूएई की अगर बात करें, यूएई के अंदर अबू धाबी में आज एक बड़ा जो है वो हमला कहा जा रहा है कि हुआ है। रिपोर्टेडली यूएई ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया कि उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए। 3 ड्रोन्स के थ्रू उनके ऊपर अटैक किया गया। 2 ड्रोन जो है वो नहीं लगे, एक ड्रोन जो है वो लग गया जनरेटर की यूनिट के ऊपर, जो कि बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर था। ये बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, ये यूएई का वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये स्ट्रेटेजिक एसेट है यूएई का, इसको डिक्लेयर किया हुआ है। 32 बिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट है, 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली ये प्रोड्यूस करता है और इसके ऊपर हमला होना इस टाइम पे कोई छोटी बात नहीं है। तो ये जो काम बिफोर द स्टॉर्म है ना, यही चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि यूएई के अंदर जो आज हमला हुआ है वो किसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर फाउल प्ले ज़रूर है। फाउल प्ले मतलब कोई ना कोई दूसरी कहानी ज़रूर है। देखें, यूएई के ऊपर जो हमला हुआ, यूएई ने कहा कि ये जो ड्रोन्स आए थे वो वेस्टर्न रीजन से आए थे। वेस्टर्न रीजन का क्या मतलब है? वेस्टर्न रीजन का मतलब ये है कि इराक, सऊदी अरब, ये वाले जो इलाके ना, इराक ऊपर है, सऊदी अरब बराबर में, यमन पीछे की साइड है, यहाँ से हमला हुआ है।
और ईरान तो हो नहीं सकता, ईरान जो है वो तो ईस्टर्न साइड पे है। तो एग्जैक्टली जो हमला हुआ है वो वहां से कैसे हुआ? हमें पता है कि पहले भी इसराइल की फैसिलिटीज थी। अब बेस तो नहीं कह सकते उसको, पोर्टेबल बेस कह सकते हैं या छोटे स्केल पे एक एरिया कह सकते हैं, मेक शिफ्ट कैंप कह सकते हैं, जो इसराइल ने बनाए हुए थे इराक के अंदर, जहां से वो मिलिट्री की जो अपनी जो जो मनूवर्स थे वो प्लानिंग कर रहे थे करने की, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल हब बनाया हुआ था उस जगह को। तो 2 अलेजिडली बेसिस इसराइल ने बनाए हुए थे इराक के अंदर, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इसराइल ने ही ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया हुआ हो यूएई के अंदर। मेरा सवाल ये है कि इस चीज़ के ऊपर अमेरिका और इसराइल, जो कि पहले से यूएई को बोलते हुए आ रहे हैं कि भाई यूएई आप एक काम करें, आप ईरान के आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करें, और पहले से एक कोशिश चल रही थी कि यूएई को, जो कि आपको टेंशन नजर आई थी नेतन्याहू के विजिट के ऊपर, जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्टेटमेंट दिया इसराइल के कि नेतन्याहू गया है, और यूएई ने बाद में डिनाई किया। तो इसके अंदर नजर ये आ रहा है कि यूएस और इसराइल क्यों यूएई को आगे फॉरवर्ड पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि जी उनको पता है कि यूएई एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू अटैक्स करवाना आसान है, और उनको वर्गलाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको हमलों में शिरकत करवाने के लिए ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर सकते हैं यूएस और इसराइल मिलके। लोग कहेंगे नहीं जी यूएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यूएस की इजाज़त के बगैर ये ऐसा काम जो है वो रेयरली हो सकता है। मतलब ये है कि ऑफिशियली तो नहीं पता होगा यूएस को, लेकिन यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो मोसाद के साथ हो सकता है काम करके इस चीज़ को सरंजाम दे रही हूँ। ये भी मुमकिन है कि यूएस ने खुद सऊदी अरब के किसी बेस से ये काम करवाया हुआ हो, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी टेंशन यूएई के साथ शुरू हो गई हैं। लेकिन इस हद तक मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब को नॉलेज होगी, क्योंकि जाहिर है सऊदी अरब डायरेक्ट एस्केलेशन तो नहीं चाहेगा यूएई के साथ इस मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि यहां से इसराइल ने ही फॉल्स फ्लैग करवाया हुआ हो, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि ईरान इस वक्त, जहां पूरी दुनिया जो है वो नजरें जमा के बैठी हुई है ईरान के ऊपर और बहाना ढूंढ रही है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, वहां पे ईरान जो है वो कोई अटैक करे। और ईरान जब अटैक करता है तो बोल के अटैक करता है। पहले जब अराबको की फैसिलिटी के ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया था तो उन्होंने बता दिया था कि हमने अटैक नहीं किया है। तो एन मुमकिन है कि इसराइल ने खुद से ये अटैक करवाया हुआ हो, और मोस्ट लाइकलीहुड इसी की है क्योंकि इंसेंटिव्स जो हैं वो किसी और के मैच नहीं करते। और हो सकता है इसराइल ने ये मामला कोऑर्डिनेट करके, जो दूसरी लॉबीज़ हैं जो काम करती हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिस तरीके से काम करता है, हो सकता है उसका भी रिलेशनशिप इसके अंदर कुछ हो, ऐसा भी कहा जा रहा है। बट वी डोंट नो फॉर श्योर। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ईरान ने, और यूएई को पता है, इसीलिए यूएई ने ईरान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया। यूएई ने कहा कि अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कहाँ से आई हैं, ये जो ड्रोन आए हैं। हो सकता है इराकी मिलिशिया ने लॉन्च किया हो। भाई इराकी मिलिशिया क्यों लॉन्च करेगी? मतलब इज देयर अ रीजन? कोई रीजन है इराकी मिलिशिया का इस वक्त यूएई के अंदर लॉन्च करना? या यमनियों ने लॉन्च किया हो? यमनी क्यों लॉन्च करेंगे यूएई के अंदर अभी इस वक्त लॉन्च करने का कोई तुक नहीं बनता। अभी इस वक्त अगर कोई करवा रहा है तो इसलिए करवा रहा है ताकि जंग के अंदर दोबारा धकेला जाए और यूएई खुल के जंग करने के लिए दोबारा सामने वापस आए। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फायर तो कंटेन हो गई, कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक हमला जरूर हुआ है। ये जो हमला है बहरहाल ये जंग की तैयारी जरूर दिखाता है कि जंग की जो आगे सेकंड जो वेव होने वाली है उसके अंदर एक तैयारी का सिलसिला जो है वो नजर आ सकता है। क्योंकि इस वक्त बड़े की मोमेंट के ऊपर कार्गो जो आए थे यहाँ पे, जो कार्गो जहाज यहाँ पे सारा मिलिट्री इक्विपमेंट डंप करके वापस गए हैं। अभी देखिए बड़ी तादाद में 6 जहाज जॉर्डन से उठे, उन जहाजों के पीछे गए जो जहाज पहले से जो है वो एग्जिट करके गए यूएई से, कुवैत से, बहरीन से, सऊदी अरब से। तो ये क्या दिखाता है? ये जो मूवमेंट होती है ना एकदम से, जो एग्जिट कर रहा होता है कार्गो, वो इसलिए कर रहा होता है ताकि कम से कम डैमेज जो है वो इन तैयारों को हो। पहले भी C-17 को डैमेज हुआ था, KC-135 को डैमेज हुआ था। तो इसीलिए ये मूवमेंट्स की जाती हैं, जो नॉन एसेंशियल इक्विपमेंट है या पर्सनल है उनको निकाला जाता है। और तभी ये मूवमेंट्स, पहले भी जंग जब हो रही थी तभी ये मूवमेंट्स हमें नजर आई। लोगों ने कहा कि जी कोई जो है वो जारी नहीं हुआ, एडवाइजरी जारी नहीं। भाई एडवाइजरी पहले से जारी हुई थी, एडवाइजरी अब दोबारा जारी थोड़ी होगी। सबको पता है कि जंग का जोन है, एडवाइजरी पहले से जारी हुई हुई है। तो जंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है दोबारा, सबको पता है कि जंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। बट एट द सेम टाइम जो फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली की जो डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फ्रिगेट्स, अब उसके ऊपर एक खबर है, अल अखबार एक न्यूज़पेपर आउटलेट है लेबनान के अंदर, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव वर्क किया और उसके अंदर उनको पता चला कि बहुत सारी जो है वो फ्रांस की एक्वाटीन क्लास डिस्ट्रॉयर, फॉर एग्जांपल, वहां पे एक डिस्ट्रॉयर था जो कि एरियल टारगेट डिटेक्शन के लिए काम करता है और सर्वेलेंस के लिए काम करता है। फिर एक ब्रिटिश डेयरिंग डिस्ट्रॉयर था। ब्रिटिश डेयरिंग डिस्ट्रॉयर क्या करता है? S-1850 जो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, जो रेडार सिस्टम है, उसको चलाता है। वो देखता है कि एरियल जो टारगेट्स हैं उसको किस तरीके से एंगेज करना है। और इसके साथ साथ एक जर्मन डिस्ट्रॉयर भी प्रेजेंट था वहां पे, और एक इटालियन डिस्ट्रॉयर एंड्रिया डोरिया
भी प्रेजेंट था। उसके अंदर भी एंड्रिया डोरिया के अंदर भी S-1850 का सिस्टम होता है, वो रेडार सिस्टम होता है। और ग्रीक हाइड्रा क्लास फ्रिगेट भी एरियल एक्टिविटी को देखने के लिए वहां पे मौजूद है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल को आगे डिफेंड करने के लिए ये शिप्स का होना जरूरी है। पहले हमें याद है कि रेडार सिस्टम जिस तरीके से कोलैप्स किया था इजराइल का, और जिस तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को मारा था पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए वो सिस्टम्स काफ़ी नहीं थे। अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो अपनी हेल्प भेज रही हैं वो इसीलिए भेज रही हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि जाहिर है उनको भी रियलाइजेशन है कि अब अगर दोबारा जंग होती है तो इजराइल को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और यही वो सपोर्ट है जो इन कश्तियों से मिल सकता है। बहरहाल इसके ऊपर कोई कमेंट जो है वो नहीं दिया गया इनकी तरफ से कि एग्जैक्टली क्यों आए हुए। नेटो की एक्टिविटीज़ कहा जा रहा है कि जी नेटो की पहले से जो एक्टिविटीज़ थी उनको कंडक्ट करने के लिए आए हैं, ऑल्दो आई डाउट इट। कोई ना कोई चीज़ सस्पिशियस यहाँ पे ज़रूर है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर कालीबाफ के साथ। प्रेसिडेंट के साथ भी 90 मिनट की मुलाकात हुई है, क्लोज डोर मीटिंग हुई है, और फॉरेन मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, अब्बास अरागची साहब से। एग्जैक्टली क्या बातें हुई हैं इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक जो है डिटेल में नहीं है। वैसे जनरल स्टेटमेंट तो दिया जाता है कि जी दोनों ने बड़ी डेवलपमेंट की बात की, मीडिएशन की बात की, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात हुई है ये किसी को नहीं पता। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो यूएस की डिमांड्स थी उसके ऊपर और ज़्यादा बात हुई होगी, क्योंकि देखें अभी इस वक्त यूएस की डिमांड्स भी बाहर आ गई हैं। ईरान ने बताया कि भाई यूएस ने बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक डिमांड्स की थी, और वो डिमांड्स सामने आ गई हैं। वो डिमांड्स कौन सी थी? वो डिमांड थी नंबर 1, हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। यूएस ने कहा हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। यूएस ने कहा कि 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो आप दो हमें। तीसरा, एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की कैपेसिटी हम रहने देंगे, आप उसको ऑपरेशन जो है वो रख लेना, लेकिन उसके अंदर भी इनरिचमेंट का सवाल जो है वो नहीं है। और नॉट मोर देन 25% एसिड्स रिलीज, मतलब 25% से ज़्यादा एसिड्स हम रिलीज नहीं करेंगे अगर करेंगे तो। और जो एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होगी, मतलब जो जंग बंदी होगी परमानेंट सारे फ्रंट्स के ऊपर या ईरान के ऊपर, वो तब डिसाइड होगी जब निगोसिएशंस होंगी। यार ये डिमांड्स को देख के कोई भी बंदा बोलेगा कि ये करना चाहते ही नहीं है जंग बंद। ये अगर आप डिमांड्स देखें, एक तो बचकाना और बेवकूफ़ाना जो डिमांड्स हैं, जंग में हारने के बाद किस तरीके से, किस मुंह के साथ आप ये डिमांड्स कर सकते हो कि ईरान ये चीज़ें आपके लिए करे। फिर बिल्कुल सही है, ईरान बिल्कुल सही कर रहा है कि इस चीज़ को सबमिट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो खुदकुशी है जी। ये चीज़ें तो उनको ज़बरदस्ती नहीं मिल सकी। और ईरान ने आगे से क्या डिमांड किया हुआ है? ईरान ने बोला हुआ है कि भाई हमें कॉम्पनसेशन जो है वो आप दो, हमें जो है वो आप सैंक्शंस हटाओ, हमारे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारी अथॉरिटी रिकग्नाइज करो, और जंग जो है वो सारे रीजन के ऊपर, मतलब ईरान के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर बंद करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब सामने वाला ही इस तरीके की बात करे तो आपको जवाब भी उसी तरीके का देना चाहिए, और आई डोंट थिंक इसके ऊपर हिलेंगे दोनों फरीकैन। यूएस को अभी आगे हमला करके, जो स्टॉर्म की बात कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, स्टॉर्म ला के, तूफान ला के उसको पता चल जाएगा कि ये तूफान नुकसान किसको पहुंचाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे करना यही पड़ेगा। और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी रिकंसिडर कर रहा है अपनी डिमांड्स को, और हो सकता है कि वो 3.67% की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आके रुक जाए, और पब्लिकली हो सकता है कुछ और दिखाए, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आगे जंग की प्रोबेबिलिटी दोबारा कंटिन्यू होने की बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं। व्हाट्सएप चैनल इंशाल्लाह ज्वाइन कर लीजिएगा और म्यूट कर दीजिएगा उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें हम देते हैं वहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।